आप सुन रहे हैं सूटेबल बॉयफ्रेंड, ऑथर वर्ड्स क्वीन। मैं हूं आरजे सोना आपके साथ। एवरीवन, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर यंग एंड ब्यूटीफुल बिजनेस वुमन पाखी आर्यन। ये सुनते ही एक 28 साल की लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर सब तालियां बजाने लगे। पाखी आर्यन एक इंटीरियर डिजाइनर थी जो एक सक्सेसफुल कंपनी टेस्ट ऑफ डेकोर की को फाउंडर और सीईओ थी। पाखी अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल लिए स्टेज पर जाकर खड़ी हुई। उसकी लंबी हाइट और ब्यूटीफुल फेस लोगों की आंखों को सिर्फ उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। पाखी स्टेज पर पहुंचते ही आज की अवार्ड सेरेमनी की होस्ट माइक पर बोलने लगी। So ladies and gentlemen, Miss पाखी, the CEO of Taste of Decor, जिन्होंने चंद रुपयों से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और आज पाखी ने अपने इंटीरियर डेकोर बिजनेस को 2 साल में इतना सक्सेसफुल बना लिया। आज बैठे यहाँ सभी लोग टेस्ट ऑफ डेकोर का नाम बखूबी जानते हैं। इस शहर में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने टेस्ट ऑफ डेकोर का नाम नहीं सुना होगा। इसीलिए आज इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला लिया है कि इस साल का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिस पाखी को दिया जाए, जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मिस पाखी को अवार्ड के साथ फैसिलिटेट करने के लिए मैं इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करती हूँ वो स्टेज पर आकर अपने हाथों से इन्हें ये अवार्ड दे। होस्ट की रिक्वेस्ट पर चेयरमैन स्टेज पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पहले पाखी से हाथ मिलाया और कहा, कंग्रेचुलेशंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्राउड फील करती है जब आप जैसे लोग इतनी मेहनत और लगन से आगे बढ़कर दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। चेयरमैन की बात सुनते ही पाखी की आंखें नम हो गई थी। उसने अपने आंसुओं को संभालते हुए चेयरमैन को धन्यवाद दिया। फिर चेयरमैन ने अपने हाथ से पाखी को अवार्ड से नवाजा, जिस पर सबने तालियां बजाई। पाखी ने अवार्ड हाथ में लेते ही सबसे पहले स्टेज के सामने बैठी भीड़ में एक आदमी को अवार्ड दिखाया, जो सबके साथ पाखी के लिए तालियां बजा रहा था। इसी खुशी के माहौल में होस्ट ने कुछ शब्द कहने के लिए पाखी को माइक दिया। पाखी एक हाथ में अवार्ड को पकड़कर और दूसरे हाथ से माइक लेते हुए स्पीच बोलने लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ IBO, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा। मेरी 2 साल की जर्नी आसान नहीं होती अगर मेरे साथ यश सिंघानिया, मेरे बिजनेस पार्टनर और मेरी टैलेंटेड टीम नहीं होती। Thank you everyone for all your hard work and support. Thanks for the award, but it doesn't belong to me, it belongs to us. उसकी ये स्पीच सुन सब लोग बहुत इम्प्रेस हुए और उसके लिए और जोर से तालियां बजाने लगे। पाखी अपनी स्पीच बोल माइक वापस होस्ट को पकड़ाकर स्टेज से नीचे आ गई। उसके कदम वहां बैठे एक आदमी की तरफ पड़ रहे थे, जिसने ग्रे कलर का सूट पहन रखा था, जिसके चेहरे पर पाखी को अवार्ड मिलने की खुशी थी। पाखी उसके पास पहुंची, उससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसे अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेट करने लगे और साथ ही उसकी इस सक्सेसफुल का सीक्रेट जानने के लिए भी कोशिश करने लगे। इन सब में पाखी का ध्यान दूर खड़े उस हैंडसम आदमी से हट चुका था। अवार्ड सेरेमनी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन पाखी अभी तक लोगों के बीच घिरी हुई थी। जैसे तैसे करके वो भीड़ से छुटकारा पाकर उस हॉल से निकलकर उसी आदमी को ढूंढते हुए बाहर आई। लेकिन बाहर तो मीडिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और जब उन्होंने उसे बाहर आते देखा तो उसके सामने सवालों की लाइन लगा दी। सो मिस पाखी, आज आपको ये अवार्ड पाकर कैसा लग रहा है? मैम प्लीज बताइए कि आपने टेस्ट ऑफ डेकोर की शुरुआत कैसे की? आप अपनी इस सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहती हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब देने में पाखी बिजी हो गई थी। कुछ आधे घंटे प्रेस के साथ सवाल जवाब करने के बाद वो जैसे तैसे कर सबसे छुटकारा पाकर उस हॉल से निकलकर यश को ढूंढते हुए बाहर आई। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो परेशान होकर अपने आप से बोली, आखिर ये यश कहाँ चला गया? कहीं वो मुझसे नाराज होकर ना चला गया हो। कुछ देर इधर उधर उसे ढूंढते हुए वो अपने आप से बोली, ये कहाँ है यार? पाखी अपने हाथ में पकड़े उस अवार्ड को लेकर अपने बॉयफ्रेंड यश सिंघानिया को ढूंढने में बिजी थी। अवार्ड सेरेमनी मुंबई के बहुत बड़े 7 स्टार होटल में हो रही थी, जहां बाहर जाने के लिए कई फ्लोर से निकलना पड़ता था। पाखी भागते हुए यश को सब जगह ढूंढने लगी। उसे ये चिंता हो रही थी कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड नाराज होकर ना चला गया हो। इसी डर के साथ वो भागते हुए जब होटल के कॉरिडोर से निकलने लगी, तभी उसका पांव अचानक से मुड़ गया और उसके हाथ से अवार्ड भी छूटकर गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने एक हाथ से उसके अवार्ड को गिर कर टूटने से बचा लिया और फिर उसे अपनी बाहों का सहारा देते हुए पूछा, आर यू ओके? यस आई एम फाइन। ये बोलते हुए पाखी ने बिना उसकी तरफ देखे उसके हाथ से अपना अवार्ड लिया और अपने कपड़े ठीक करने लगी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस कॉफी किंग एरिक दीवान था, जो अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था और 2 दिन बाद मुंबई से जाने वाली क्रूज में भी उसका कोई इवेंट होने वाला था। इस वक्त एरिक किसी होटल में रुका हुआ था जहाँ पाखी की अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। एरिक वहाँ खड़ा कुछ देर उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग,
उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि ये पहली बार था जब कोई लड़की जानबूझकर उससे नहीं टकराई थी, और यहाँ तक कि उस लड़की ने तो उसे आंखें उठाकर भी नहीं देखा था। वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया और पाकी ने उसे एक नजर तक नहीं देखा, यहाँ तक कि उसे थैंक यू तक नहीं कहा। और जब तक उसे ध्यान आया तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। पाकी उसे थैंक यू बोलने के लिए पीछे तो मुड़ी, पर जब उसे जाते हुए देखा तो खुद ही में बड़बड़ाती हुई बोली, ये तो चला गया, खैर छोड़ पाकी, पहले यश को ढूंढ। यश का ध्यान आते ही वो अपना पैर संभालते हुए उसे ढूंढते ढूंढते जैसे ही होटल के बाहर आई, उसी वक्त एकदम से पीछे से आकर पाकी को किसी ने कमर से पकड़कर हक किया। अचानक ऐसे किसी के छूने से वो चौंक गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने कमर पर बंधे हाथों को देखा वो मुस्कुराकर बोली, यश तुम कहाँ चले गए थे? ये कहते ही वो अपनी कमर से यश का हाथ हटाकर पलटी। यश ने पाकी को देखकर कहा, तुम लोगों के बीच इतना बिजी हो गई थी कि तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं रहा। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अपने बॉयफ्रेंड की इस नाराजगी को सुनते ही पाकी अब तक अपने हाथ में ले रखे उस अवार्ड को यश को देते हुए बोली, यश आई एम रियली सॉरी, उस वक्त मैं तुम्हारे पास आ ही रही थी लेकिन लोगों ने मुझे घेर लिया। इस अवार्ड के असली हकदार तुम हो। मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती अगर तुम मेरा साथ इस बिजनेस को बढ़ाने में नहीं देते तो। तुम मेरे लिए दोनों हो, बिजनेस पार्टनर भी और हम सफर भी। ये कहते ही वो यश के गले लग गई। कुछ देर यूं ही गले मिलकर यश ने पाकी से कहा, पाकी तुम्हारे लिए सबने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी है, चलो चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, चलो चलते हैं। उसके ये कहते ही पाकी और यश पार्टी के लिए निकल गए। अपने पैर का दर्द भूल वो यश का हाथ पकड़े उसके साथ कार में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी पार्टी वेन्यू की तरफ घुमा दी। जब दोनों साथ में कार में बैठे थे तब पाकी अपने पास बैठे यश को देखकर उस टाइम के बारे में सोचने लगी जिस दिन यश उसकी जिंदगी में बिजनेस पार्टनर बनकर आया था। पाकी ने सब कुछ अकेले ही शुरू किया था, लेकिन बिजनेस को इतना आगे बढ़ाने में यश का साथ उसे लेकर आया था। वो याद करने लगी कि कैसे बिजनेस के बहाने दोनों करीब आते गए। दोनों की सोच और समझ ने उन्हें मजबूत बनाया। उसे आज तक किसी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यश एक अकेला ऐसा इंसान था जिसकी बातों ने पाकी को बदल दिया और उसके दिल में अपनी जगह बना ली। पाकी को यूं अपनी तरफ देखता देखकर यश ने पूछा, क्या हुआ पाकी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पाकी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया ना। तुम्हें याद है कैसे तुमने मुझे प्रपोज किया था, कैसे तुमने सबके सामने मुझे पहली बार आई लव यू कहा था। जब मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो तुमने मेरा विश्वास जीतने के लिए कितने एफर्ट्स किए थे। बस वही सब याद आ रहा था। आई एम रियली लकी दैट आई हैव यू इन माई लाइफ। इस पर यश ने उससे कहा, पाकी इतनी इमोशनल होने वाली बात नहीं है, तुम ठीक तो हो ना? पाकी को लगा कि वो यश के मुंह से कुछ रोमांटिक सुनेगी, लेकिन यश ने तो कुछ और ही कहा। वो ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करते हुए बस चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंचे। पार्टी रिजॉर्ट में एंटर करने से पहले पाकी ने अपना मूड ठीक किया और फिर यश के आते ही उसकी बाहों में अपनी बाहें डालकर पार्टी में आई। टेस्ट ऑफ डेकोर के सभी एम्प्लॉयज और मेंबर्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने पाकी और यश को पार्टी में आते देखा, सब अपनी बातें छोड़कर उनकी तरफ जाने लगे। जिन्होंने अपने हाथों में बुके ले रखा था वो एक एक करके पाकी को थमाते गए। अपने एम्प्लॉयज और कंपनी में बाकी लोगों को इतना खुश होते देख पाकी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो इतने सारे बुके संभालते हुए बोली, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वहां खड़े सभी लोगों में से पाकी की सेक्रेटरी ने कहा, मैम कंग्रेचुलेशंस, हम कब से आपका वेट कर रहे थे, आपके लिए सबने स्पेशल सरप्राइज रखा है। पाकी ने भी फुल एक्साइटमेंट के साथ उससे कहा, अच्छा कहाँ है वो? सारे बुके उसने साइड में टेबल पर रखे और सब एम्प्लॉयज के साथ आगे चली गई और यश पीछे ही रह गया। सभी पाकी को एक टेबल के पास लेकर गए जहां उसके लिए खूबसूरत सा केक रखा था जिस पर उसकी कंपनी के नाम के साथ उसकी पिक्चर बनी हुई थी। ये देखते ही पाकी ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ सबसे कहा, वाओ, आप लोगों ने कितना सुंदर केक बनवाया है। तभी एक एम्प्लॉय मुस्कुराते हुए बोली, मैम प्लीज कट द केक। केक कट करने से पहले उसने एक बार अपनी नजर यश की ओर की और उसने देखा कि यश किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। यश को अपने से दूर देख पाकी का दिल मुरझा गया, लेकिन सब लोगों के मुस्कुराते चेहरे देख उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए केक कट किया। यश उससे यूं ही दूर रहा। जब एक तरफ पाकी अपनी अवार्ड पार्टी को एंजॉय कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ यश फोन पर बात करने के बाद कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। उसी समय उसने वहां एक एम्प्लॉय को कहकर अपने लिए ड्रिंक मंगवाई। यश को ऐसे अकेले खड़ा देख और पाकी को सब लोगों के बीच पार्टी एंजॉय करता देख त्रिपाठी, जो टेस्ट ऑफ डेकोर का फाइनेंस मैनेजर था, यश के पास आया और अपने हाथों में पकड़े 2 ड्रिंक के ग्लासेस में से एक ग्लास उसे देकर बोला, सर आप नहीं गए पाकी मैम के साथ केक कट करने? ये पार्टी आपके लिए भी है। यश ने थोड़े गुस्से में पूछा, त्रिपाठी तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि त्रिपाठी ऐसा आदमी था जिसे लोगों की दुखती नस पर पांव रखने की आदत थी। ये बात यश को अच्छे से पता थी।
अरे सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये पार्टी आपके लिए भी रखी गई है। वैसे मैं तो एक मामूली एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। त्रिपाठी, सीधा सीधा बोलो, यूँ बकवास मत करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। यश को यूं चिढ़ते देख त्रिपाठी अपने मुंह को यश के कान के थोड़ा करीब लाते हुए बोला, सर ये अवार्ड आपके नाम होना चाहिए था। मिस पाखी ने जितनी मेहनत कंपनी को आगे बढ़ाने में की है, मुझे लगता है उससे 100 गुना ज्यादा मेहनत आपने कंपनी के लिए की है। वैसे भी आप दोनों इसमें 50-50% के बिजनेस पार्टनर है। आज पाखी जी आपकी वजह से लोगों की आंखों में चमक रही है। माना आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेहनत कोई और करे और उस मेहनत का मीठा फल कोई और खाए। त्रिपाठी की इस कड़वी बात ने यश के दिल में जहर घोल दिया। पाखी की इतनी खुशी देख और त्रिपाठी की बात को दिल पर लगा उसे बहुत जलन होने लगी। उसी जलन में अपने हाथ में ले रखी शराब को उसने एक ही घूंट में गले से उतार लिया। त्रिपाठी ये देख मुस्कुराया, जैसे उसने बड़ा ही अच्छा काम किया हो। त्रिपाठी ने जो भी कहा उससे यश का मेल ईगो हर्ट हो गया था। उस चोट को लेकर वो उसी वक्त पार्टी से जाने लगा। उसे जाता देख पार्टी ने उसे आवाज दी और कहा, यश रुको। उसकी आवाज सुनकर वो नहीं रुका। उसके पास आकर पाखी परेशान होते हुए बोली, यश तुम ऐसे पार्टी को बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, ये कहकर यश निकलने लगा। पाखी उसे ऐसे जाते देख उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी, यश तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे अचानक पार्टी से जाने का क्या मतलब है? यश उसके सवालों को सुनकर एकदम भड़कते हुए बोला, पाखी ये पार्टी तुम्हारे लिए है, तुम एंजॉय करो, मुझे घर जाना है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। दूसरे दिन कंपनी पहुंचते ही पाखी ने सबसे पहले यश को उसके केबिन में ढूंढा। उसके वहां नहीं मिलने पर उसने यश की सेक्रेटरी से पूछा कि वो कहाँ है। उसी से उसे पता चला कि यश मीटिंग रूम में था। वो तुरंत अपने कदम मीटिंग रूम की ओर लेकर गई। उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोलते ही देखा कि यश नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देख रहा था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप उस प्रेजेंटेशन को देखने बैठ गई। कुछ देर में प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होने के बाद और सबके चले जाने के बाद यश को अभी तक चेयर पर बैठे देख पाखी ने उससे पूछा, यश तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने मुझे बताया होता तो हम अवार्ड फंक्शन से सीधा घर चले जाते। आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट मी। बाय द वे वो पार्टी तुम्हारे लिए थी। सब लोग तो थे ना वहाँ, मैं हुई कौन जो मेरे वजह से तुम अपना सेलिब्रेशन छोड़ देती? पाखी ने उसकी बातों से परेशान होकर कहा, यश तुम ये सब क्या कह रहे हो? मेरे लिए तुम उस पार्टी से ज्यादा जरूरी थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा तुम्हारा ख्याल रखना सबसे पहले है। ये पाखी के लिए पहली बार नहीं था जहां यश ने उसे इस तरह से कुछ कहा था। यश नाराज होने पर कुछ इसी तरह पाखी से बात करता था। उसे ऐसा महसूस करवाता था कि वो सही है और पाखी गलत। पाखी ने यश के इस बर्ताव को कभी दिल में नहीं लिया, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। उसे लगा जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से कल रात यश उस पार्टी के बीच में अकेला छोड़कर उसे चला गया। यश को बिजनेस पार्टनर के साथ अपना बॉयफ्रेंड बनाने से पहले उसने खूब सोचा, लेकिन जब वो यश से प्यार में डूबने लगी तो उससे रहा नहीं गया। यश और पाखी दोनों रिश्ते में रहने लगे। कहीं ना कहीं पाखी ये बात अच्छी तरह समझती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बिजनेस का भी था। दोनों रिश्तों को निभाने की वजह से उसने कई बार यश को उससे नाराज होते देखा, लेकिन अभी उसके लिए यश की परेशानी सुनना जरूरी था। इसलिए वो यश के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से पूछने लगी, यश क्या हुआ? क्या मुझसे फिर से कोई गलती हुई? ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ। यश थोड़ा गुस्से में बोला, लाइक रियली पाखी, क्या तुम मुझसे प्यार भी करती हो? यश तुम ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? यश के सवाल पर पाखी का रोने जैसा चेहरा हो गया था। यश अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। पाखी ने उसके सवाल का जवाब दिया, यश मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर यश गुस्से में अपनी चेयर से उठकर बोला, झूठ पाखी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, ये सब एक दिखावा है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे लिए हमेशा से ये बिजनेस ही जरूरी था। अब जब तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी हो तो तुम्हें अपने अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कभी तुमने हमारे रिश्ते को एक पल भी ध्यान दिया है? क्या मेरे साथ अकेले वक्त गुजारा है? अपने सामने यश को इतना गुस्से में देख पाखी उसे शांत करने के लिए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलने लगी, यश हमने ये बिजनेस कितनी मेहनत से मिलकर बनाया है। तुम भी जानते हो हमारे रिश्ते से पहले हम बिजनेस पार्टनर हैं। मुझे पता है हमारे लिए प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप को अलग रखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा तो मत बोलो कि मैंने अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया। बस पाखी, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है तुमसे। यू विल नेवर अंडरस्टैंड। ये कहते ही वो मीटिंग रूम से निकल गया। वहीं पाखी मीटिंग रूम में खड़ी की खड़ी रह गई। इस सोच में रह गई कि आखिर उससे गलती कहाँ हो गई। उसने ऐसा क्या किया कि आज यश इतना कुछ कहकर चला गया। टेबल पर रखा यश का फोन देखकर उसने सोचा, यश गुस्से में अपना फोन ही भूल गया। तभी उसने देखा यश के फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। पाखी ने अपने आप को संभालते हुए टेबल पर वाइब्रेट हो रहे फोन को उठा लिया। कॉल उठाते ही दूसरी ओर से आवाज आई,
हेलो सर, मैं गोल्ड माइन ज्वेलरी स्टोर से बात कर रहा हूँ। आपने जो एंगेजमेंट रिंग का ऑर्डर दिया था वो तैयार है। आपको जब भी टाइम मिले आप हमारे स्टोर से आकर ले सकते हैं। थैंक यू। आप सुन रहे हैं सूटेबल बॉयफ्रेंड, ऑथर वर्ड्स क्वीन, मेरे यानी आरजे सोना के साथ। फोन पर ज्वेलर की बात सुनने के बाद पाखी ने सरप्राइज होते हुए खुद से कहा, एंगेजमेंट रिंग? यश ने एंगेजमेंट रिंग ऑर्डर की है? कहीं वो मुझे प्रपोज करने का तो नहीं सोच रहा? वो बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए मीटिंग रूम से निकलकर सीधे यश के केबिन की ओर गई। यश के वहां न मिलने पर उसने उसकी सेक्रेटरी से पूछा, यश कहाँ है? तब उसकी सेक्रेटरी ने उसे बताया, मैम सर किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए गए हैं। मीटिंग? किसके साथ है मीटिंग? मुझे क्लाइंट का नाम और एड्रेस भेजो। पाखी ये कहते ही अपनी कंपनी से निकल गई। यश की सेक्रेटरी ने उसे क्लाइंट का एड्रेस और नाम मैसेज कर दिया था। उस एड्रेस को देखते ही पाखी ने अपनी कार निकाली और उस तरफ जाने लगी जहां का एड्रेस उसे मिला था। कुछ देर बाद वो उस एड्रेस पर पहुंची। कार पार्क करते ही उसने देखा कि यश किसी से मिलने एक कैफे आया हुआ है। उसे यश की कार कैफे के बाहर नजर आई। अंदर जाकर उसने यश को सब जगह ढूंढा पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। इसी टेंशन में उसने फिर से एड्रेस चेक किया। एक बार और एड्रेस कंफर्म करने के बाद वो मन ही मन खुद से बोली, एड्रेस तो यही है, फिर यश कहाँ है? उसकी कार भी यही बाहर खड़ी है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिख रहा। यही सब सोचते हुए वो परेशान होने लगी। यश का फोन अभी भी उसके पास ही था। इस बात से उसे और ज्यादा चिंता होने लगी। वो कैफे से निकलते ही यश की कार के पास गई और उधर खड़ी होकर सोचने लगी कि वो क्या करे और यश का पता कैसे लगाए। तभी उसने एक ब्लैक कार में से यश को बाहर आते हुए देखा। वो कार की बैक सीट से निकल अभी भी कार में बैठे किसी को देख मुस्कुराते हुए बाय बोल रहा था। ये देख पाखी सोचने लगी, आखिर मिस्टर सक्सेना कौन है जिसे ये मीटिंग करने के लिए आया है? उस अनजान कार के जाने के बाद यश अपनी कार की ओर मुड़ा और जैसे ही उसने पाखी को देखा वो एकदम से घबरा गया। उसने पूछा, पाखी तुम यहाँ? पाखी ने उसके सवाल का जवाब उसका फोन दिखाते हुए कहा, तुम अपना फोन ऑफिस में भूल गए थे। यश अपना फोन लेते हुए थोड़ी भारी आवाज में उससे बोला, ओह तो तुम यहाँ इसीलिए आई थी, थैंक्स। हाँ। ये बोलते हुए पाखी ने नोटिस किया कि उसे एकदम से वहां देखकर यश थोड़ा घबरा गया था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। पाखी को अपनी दुनिया में खोए हुए देख यश ने उससे पूछा, पाखी कहाँ खो गई? कहीं नहीं। ये कहते ही पाखी को वो फोन कॉल याद आया जो थोड़ी देर पहले यश के फोन पर आया था। उसने सोचा कि वो यश से एंगेजमेंट रिंग के लिए पूछे, लेकिन फिर उसे लगा कि क्या पता ये बात कहने के बाद यश जो उसे सरप्राइज देने वाला हो वो खराब हो जाए। यही सोचकर उसने उस एंगेजमेंट रिंग वाली बात को मन में ही छुपा लिया और उससे बोली, यश क्या हम कुछ देर साथ में बैठ सकते हैं? आज सुबह जो भी हुआ उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरी ही गलती थी। यश एकदम से उसकी बात सुनकर परेशान होने लगा, जैसा कि पाखी ने कुछ गलत कह दिया हो। उसकी इस बात का उसने बिना कोई जवाब दिए अपने हाथों में पहनी वॉच में टाइम देखा और बोला, पाखी मुझे जाना होगा, ऑफिस में मिलते हैं। और तुम्हारी ओबरॉय होटल के ओनर के साथ जो मीटिंग थी उसका क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, वो हमारी कंपनी के लिए वीआईपी क्लाइंट है। देखो तुम्हें अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ यश आई नो, बट लेकिन उसमें अभी टाइम है। मैंने सोचा हमें कुछ देर बैठकर बात करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद। वो आगे और कुछ बोलती उससे पहले ही यश ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, पाखी आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। तुम अगर मुझ पर थोड़ा भी ध्यान देती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। लीव एंड फोकस ऑन योर वर्क, बाय, सी यू इन ऑफिस। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। पाखी अपनी गलती पर पछतावा करते हुए खुद को कोसने लगी। वो कल को लेकर सोच ही रही थी कि कल उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसे लेकर यश इतना नाराज हो गया, और अगर ऐसी बात थी तो वो एंगेजमेंट रिंग का क्या मतलब था। इन सब बातों के बारे में सोच सोच कर वो कार में बैठे बैठे परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यश से बात कैसे करे। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। उसने अपने फोन पर नेहा का नाम देखकर एक ही बार में कॉल उठा लिया। दूसरी ओर से आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस मिस पाखी आर्यन। पाखी ने तभी हुई सी आवाज में उसे जवाब दिया, थैंक यू। उसकी दुख भरी आवाज में थैंक यू सुनते ही नेहा ने पूछा, क्या हुआ पाखी, इज एवरीथिंग ओके? नेहा और पाखी बचपन के दोस्त थे। दोनों में दोस्ती कम और दो बहनों का रिश्ता ज्यादा लगता था। पाखी अपनी जिंदगी नेहा के बिना नहीं देख सकती थी। उसकी आवाज सुन उसका मन भर आया, लेकिन टाइम को देखते हुए पाखी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नेहा हम मिलकर बात करते हैं। ये कहते ही उसने फोन रख दिया और फिर अपनी कार स्टार्ट करते हुए ऑफिस की ओर निकल गई। पाखी सब कुछ भुलाकर काम में लग गई थी। जब वो कुछ फाइल्स में डॉक्यूमेंट साइन कर रही थी तब उसकी सेक्रेटरी जेनी आई और उसे एक फाइल देते हुए बोली, मैम आपने मुझे कहा था कि अगर आप यश सर का बर्थडे भूल जाओ तो मैं आपको याद दिला दूं, और हाँ मुझे ये भी याद दिलाना था कि उनके लिए आपको सरप्राइज प्लान करना है।
सेक्रेटरी की याद दिलाते ही पाखी अपने सर पर हाथ रखकर यश का बर्थडे भूल जाने पर दुख में कोसते हुए अपने मन में बोली, इसीलिए यश मुझ पर गुस्सा कर रहा था। वो सही कहता है, मेरा ध्यान उस पर है ही नहीं, उसका बर्थडे भी मुझे याद नहीं रहा। जेनी ने उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हुए पूछा, तो मैम क्या करना है? पाखी, जिसे अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, वो अक्सर अपनी सेक्रेटरी पर ही डिपेंड रहती थी। उसने अपने टैबलेट पर डेट चेक करते हुए कहा, यश का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, मुझे लगता है क्यों ना हम दोनों ट्रिप पर जाए, इसी बहाने हमें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। ये सुनकर जेनी ने कहा, मैम ये अच्छा रहेगा। वैसे आपको याद है मिस्टर जोसेफ जो आपके खास क्लाइंट है, उन्होंने आपको क्रूज ट्रिप के लिए इन्विटेशन दिया था। हाँ क्रूज ट्रिप, मुझे याद है, मिस्टर जोसेफ ने बताया था। थैंक्स जेनी। ओके नाउ यू डू वन थिंग, मुझे उस क्रूज ट्रिप की इन्फॉर्मेशन भेजो एंड बुक 2 tickets फॉर अस एंड ऑल्सो कैंसिल ऑल द नेक्स्ट वीक्स मीटिंग। ओके मैम। ये कहते हुए जेनी वहां से चली गई। जेनी के जाने के बाद पाखी अपने आप से कहने लगी, इस ट्रिप में मैं हमारे बीच की सभी दूरियां खत्म कर दूंगी। मैं नहीं चाहती यश को मेरी वजह से और परेशानी हो। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे पता है यश तो मुझे प्रपोज करने वाले हो, और क्या पता वो मुझे उसके बर्थडे पर ही प्रपोज करने वाला हो। वो अपने दिमाग में यश को घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता हुआ इमेजिन कर बहुत खुश हो रही थी। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। शाम को घर के लिए निकलने से पहले वो एक बार यश के केबिन में गई। उसने देखा कि यश वहां मौजूद नहीं था। उन दोनों को ढंग से बैठकर बात किए हुए 4 दिन हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से पाखी अवार्ड सेरेमनी और उसके सेलिब्रेशन में बिजी हो गई थी, और फिर यश ने भी आगे होकर उससे एक बार भी बात नहीं की। हालांकि अवार्ड सेरेमनी के टाइम पर वो उसके साथ अच्छे से ही बिहेव कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक साथ कोई अच्छा टाइम नहीं बिताया था। बार बार अपने रिश्ते में इस मनमुटाव को देखकर पाखी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यश उससे इस कदर दूरियां क्यों बनाने लगा है। उसके करीब आने की जगह वो उसे देखकर आंखें क्यों चुरा लेता है। पाखी का दिल यश की चुप्पी देखकर भारी सा होने लगा था। उसने रात को ऑफिस से निकलने से पहले सोचा कि वो यश से मिलने जाए, लेकिन फिर तभी उसे लगा कि उसे ऐसे बात नहीं करना सही होगा। उसे जब सही लगे वो खुद बात कर लेगा। यही सोचकर वो अपने घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने कार को गैराज में खड़ा करके अपने बड़े से घर में एंटर किया। पाखी का घर एक बड़ा सा बंगलो टाइप था, जिसका इंटीरियर बेहद खूबसूरत था, जिसे देखकर किसी को भी अलग दुनिया का एहसास हो। उसके घर के एक एक कॉर्नर को उसके पापा ने डिजाइन किया था। पाखी के पापा खुद भी एक इंटीरियर डिजाइनर थे, जिनके डिजाइन देश विदेश घरों में इस्तेमाल किए गए थे। पाखी को इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक उसके पापा को देखकर ही लगा। उसका हमेशा से ही यही सपना था, एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी खड़ी करना। उसने अपना तो सपना पूरा कर लिया, लेकिन जिसने उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने का हौसला और जुनून दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ साल पहले पाखी के पापा किसी लाइलाज बीमारी की वजह से चल बसे, और पाखी की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। पाखी इस दुनिया में अपने माँ बाप के बिना जिंदगी गुजार रही थी। उसका सहारा सिर्फ 2 लोग थे। एक तो उसके दादाजी, जो अपने टाइम में मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन रह चुके थे, और दूसरी उसकी दोस्त नेहा, जिनके होने से पाखी को अपनों के होने का एहसास था। मिस्टर आर्यन, पाखी के दादाजी, अपने दूसरे बेटे और उनके परिवार के साथ रहते थे, इसीलिए पाखी इतने बड़े बंगलों में अकेले रहती थी। अपने सोने से घर में आते ही सबसे पहले वो किचन की ओर गई, जिसका एक एक फर्नीचर उसके पापा के हाथों से बना हुआ था। उसने किचन से एक कोने में फ्रिज के ठंडे पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजी। इतनी रात को डोरबेल की आवाज सुनकर पाखी ने दरवाजा खोलने से पहले सीसीटीवी स्क्रीन पर चेक किया कि इतनी रात को कौन आया है। नेहा को अपने घर के दरवाजे पर देख उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अपनी दोस्त को देखकर उसे हक करते हुए बोली, नेहा तू यहाँ, वो भी इतनी रात को? नेहा ने भी अपनी दोस्त से गले लगाकर पूछा, पाखी तो ठीक तो है ना? फोन पर तेरी आवाज सुनी तो मैं थोड़ा परेशान हो गई। नेहा को अपने लिए इतनी चिंता करते देख वो इमोशनल होते हुए बोली, नेहा नेहा मेरी दोस्त, तू मुझे कितने अच्छे से जानती है यार। अच्छा ये सब छोड़, कॉफी पिएगी? यस बिल्कुल, बट स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट। ये कहते हुए नेहा लिविंग रूम में लगे बड़े से सोफे पर बैठ गई। पाखी कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई और कुछ देर बाद कॉफी के कप हाथ में लेकर नेहा के पास आई। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से कप लिया और कॉफी की खुशबू लेते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, तेरे हाथ की कॉफी इट्स जस्ट अमेजिंग। तुझे ना टेस्ट ऑफ डेकोर के साथ साथ एक कॉफी शॉप भी खोल लेनी चाहिए। इस पर पाखी ने कहा, नहीं यार, मुझे अपने हाथ की कॉफी इतनी अच्छी नहीं लगती है, ये तो मेरी मजबूरी है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे अपने हाथ की कॉफी बनाकर पिलाए। यार राइट, बाय द वे तुझे क्या हुआ था? मुझे लगा अवार्ड मिलने की खुशी पर तू तो 7वें आसमान पर होगी। पाखी ने कॉफी पीते हुए धीरे से कहा, नेहा मुझे अपने हाथ की कॉफी इतनी अच्छी नहीं लगती है, ये तो मेरी मजबूरी है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे अपने हाथ की कॉफी बनाकर पिलाए। यार राइट, बाय द वे तुझे क्या हुआ था? मुझे लगा अवार्ड मिलने की खुशी पर तू तो 7वें आसमान पर होगी। पाखी ने कॉफी पीते हुए धीरे से कहा,
नेहा, मुझे लगता है कि मैं रिश्ते और बिजनेस के साथ ना जस्टिस नहीं कर रही हूँ। मैं दोनों को साथ में निभा नहीं पा रही हूँ। क्या? नेहा अपने कप टेबल पर रखते हुए बोली। लेकिन क्यों? हुआ क्या? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? नेहा के पूछने पर पाखी कॉफी का घूंट लेते हुए बोली, यार कुछ भी ठीक नहीं है। यश और मेरे बीच कुछ सही ही नहीं चल रहा। उसे लगने लगा है कि उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब तो मुझे पता कि मैं क्या करूं। मैं इस बिजनेस पार्टनरशिप और रिश्ते में फंस कर रह गई हूँ। पाखी, ऐसा नहीं है। क्यों तू ऐसा फील कर रही है? आई नो अभी तेरे लिए सबको साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी नजर से देख तो यू आर डूइंग वेल। नहीं नेहा, तू नहीं समझ रही। यश मुझे प्रपोज करने वाला है। उसने मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग ऑर्डर की है। वो तो मुझे बाय मिस्टेक इस बात का पता चल गया, और यहाँ दूसरी तरफ हम दोनों की बात ही नहीं हो रही है। आई एम टोटली इन अ मेस। नेहा ने उसे शांत करते हुए समझाया, पाखी जस्ट काम डाउन। आई थिंक तुझे सच में अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना होगा। अब जब तुम इतना आगे बढ़ चुके हो तो तुम दोनों को समझदारी के साथ काम लेना होगा। वैसे ऐसा ही हर रिश्ते में होता भी है। मेरे और ऋषभ के बीच में भी कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों टाइम आने पर एक दूसरे से बात कर लेते हैं और सब सॉर्ट भी हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुझे यश से बात करनी चाहिए। हाँ, बट थोड़ा प्यार से, उसे समझते हुए कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों तुझसे इतना नाराज है। एंड यार, तुम्हें आगे भी तो सब कुछ बैलेंस करना है। अभी तो तुम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कल को लाइफ पार्टनर भी बनोगे। ऐसे गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। एंड टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। नेहा की बात सुन उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी। उसने उससे कहा, तू सही कह रही है। आई रियली नीड टू टॉक टू हिम। आखिर उसके बिना मैं अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ही इज माई लव, माई लाइफ। नेहा के आ जाने से पाखी काफी बेटर फील कर रही थी। दूसरे दिन सुबह उठते ही पाखी जल्दी से तैयार होने लगी। उसने सोचा क्यों ना आज वो ऑफिस जाने से पहले यश के साथ ब्रेकफास्ट करे। यही सोच वो सुबह के 7 बजे ही यश के घर के लिए निकल गई। उसने ये भी सोच रखा था कि आज वो ब्रेकफास्ट खुद अपने हाथों से बनाएगी। यहाँ तक कि उसने तो मेन्यू भी तैयार कर लिया था। यश उसके घर से कुछ ही दूर पर रहता था। उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर आते ही उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी पार्क कर लिफ्ट यूज करते हुए ऊपर चली गई। लिफ्ट में भी वो बस यही सोच रही थी कि वो यश से मिलने ही उसे टाइट हग करेगी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा यश के फ्लैट के बाहर खुला, उसने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए और उसके फ्लैट की डोरबेल को प्रेस किया। यश ने डोरबेल की आवाज सुनकर दरवाजा खोला। उसके दरवाजे पर कौन खड़ा है ये देखे बिना ही उसने कहा, नाश्ता जल्दी बनाना संजय। वो नींद में लग रहा था, इसलिए पाखी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे फ्लैट के अंदर आ गई। लेकिन जब यश पलट कर कुछ कहने लगा तो वो शॉक होते हुए बोला, पाखी तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? उसे कोई जवाब देने से पहले वो उसके सीने से लिपट गई। पाखी इतने दिनों बाद यश से गले मिलकर चैन की सांस ले रही थी, लेकिन वहीं यश इतनी सुबह पाखी को देखकर बर्फ की तरह जम सा गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर उससे गले मिलने के बाद उसने कहा, यश तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा ना? उसके सवाल का जवाब दिए बिना यश ने एक बार फिर उससे एक सवाल किया, पाखी तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? क्या कुछ खास बात है? पाखी ने किचन की ओर बढ़ते हुए कहा, खास? यश, मुझे तुम्हारे घर आने के लिए कोई खास वजह चाहिए। वैसे तुम पहले ये बताओ, तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? नहीं पाखी तुम। यश के ये बोलते वक्त वो किचन में जाकर फ्रिज से एग्स और ब्रेड निकालकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। यश को ऐसे खड़े देख पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, यश व्हाई आर यू सो सरप्राइज्ड? हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हुए बहुत टाइम हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम साथ में ब्रेकफास्ट करें। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें नाश्ते में ऑमलेट खाना पसंद है या फ्रेंच टोस्ट? यश उसे रोकते हुए बोला, पाखी तुमने तकलीफ क्यों की? और फिर अपने किचन से उसके हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले आया। पाखी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, यश क्या हुआ? ब्रेकफास्ट में कौन सी तकलीफ? पाखी तुम समझ नहीं रही हो, प्लीज ये सब रहने दो, मेरा कोक आता ही होगा। ये बोलते बोलते यश उसे दरवाजे की तरफ ले आया। यश को ऐसे जबरदस्ती अपना हाथ पकड़कर देख वो कंफ्यूज हो गई थी। यश प्लीज लिसन, मीटिंग में टाइम है, हम ब्रेकफास्ट करके चलते हैं ना? यश जल्दी में बोला, नहीं। उसने देखा यश घबराया हुआ लग रहा था। वो उसे ऐसे करते देख परेशान होने लगी। इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछ पाती, यश के कमरे से एक लड़की निकलकर बाहर आई। उसने बिना कुछ देखे ही गीले बालों को सहलाते हुए कहा, यश बेबी, मैंने तुम्हारा व्हाइट शर्ट पहन लिया, देखो मुझ पर कितना सेक्सी लग रहा है। उस लड़की को यश की व्हाइट शर्ट और गीले बालों में देख पाखी एकदम शॉक्ड रह गई और उसकी लड़खड़ाती हुई जुबान से निकला, यश ये कौन है? Who is she, यश? ने आपको होश में लाते हुए फिर से पूछा, यश ये लड़की कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? क्या इसीलिए तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे थे?
पाकी के सवाल पर यश के होठ चिपक से गए थे। वो पाकी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, पाकी प्लीज तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा प्लीज। वो उसे ऐसे बदला हुआ देख गुस्से से भर गई थी। उसे देखकर जैसे ही वो कुछ बोलने लगी तभी यश के कमरे से वो लड़की बाहर आई और पाकी को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था इतनी सुबह यश से कोई मिलने आएगा। उस लड़की को ऐसे खुलकर बात करते देख पाकी अपने सामने खड़ी यश का चेहरा देखने लगी, ये सोचकर कि वो लड़की उससे खुलकर बात क्यों कर रही थी। क्या वो पाकी से पहले मिल चुकी थी? उसी समय पाकी को चुप खड़े देख उस लड़की ने कहा, पाकी आप मुझे नहीं जानते, मैं निधि हूँ, यश की फियोंसे। यश ने आपके बारे में बताया था, आप यश की बिजनेस पार्टनर है ना? फियोंसे? पाकी के मुंह से शौक में निकला। उस लड़की के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद पाकी के पैरों से जमीन निकल गई। यश ने किसी और लड़की से सगाई कर ली थी, वो भी उसके होते हुए। ये जानकर पाकी को खड़े खड़े चक्कर आने लगे। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरने वाली थी तभी यश ने उसे पकड़ लिया। निधि ने भी पाकी को सोफे पर बिठाते हुए पूछा, आप ठीक तो हो? मैं पानी लेकर आती हूँ। पाकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो गया। यश को किसी और के साथ देखकर वो जीते जी मर चुकी थी। उसका दिल ये सुनकर तहस नहस हो चुका था। यश ने उसकी पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेला, उसे इतना बड़ा धोखा दिया। यश ने पाकी की बुरी हालत देखकर पूछा, पाकी तुम ठीक हो? ये सुनकर वो अपने होश संभालते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई और उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए वो उसी समय सब कुछ पीछे छोड़कर उसके फ्लैट से निकल गई। निधि जब पानी लेकर आई तो उसने पाकी को ऐसे जाते हुए देख पूछा, यश इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे सदमे में क्यों चली गई? जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो ये इतनी शौक में क्यों लग रही थी? उसकी बातों का यश के पास कोई जवाब नहीं था और वो कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। सुबह जो भी कुछ हुआ उसे अपने दिमाग में किसी कोने में रखकर पाकी अपने ऑफिस आते ही काम करने लग गई। उसने अपनी सेक्रेटरी को अपने केबिन में बुलाकर कहा, अरेंज अ मीटिंग, आई वांट टू टॉक टू मार्केटिंग एंड सेल्स टीम। लास्ट मंथ जो सेल्स रिपोर्ट मिली थी उसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने आते हैं। ये क्या है? मार्केटिंग टीम के 2 एम्प्लॉयज छुट्टी पर चल रहे हैं, तुम अभी जाओ और सबको मेल करो, मुझे अभी सबकी खबर लेनी है। पाकी का कई दिनों बाद गुस्से वाला अवतार दिख रहा था। जेनी जल्दी से अपनी डेस्क पर गई। उसने वो काम किया जो पाकी ने उसे करने के लिए कहा था। दिन में मीटिंग के लिए पाकी जब कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जाने लगी तब उसने सुना आगे चल रहे 2 एम्प्लॉयज उसी को लेकर बात कर रहे थे। तूने सुना मिस्टर यश और पाकी मैम के बीच इन दिनों बात नहीं होती है, मुझे तो लगता है उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इस पर दूसरे ने कहा, पागल है क्या? मिस्टर सिंघानिया ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने ऐसा किया तो उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूरी कंपनी जानती है कि पाकी मैम के साथ उनका रिश्ता क्यों है, उन्हें सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए थी। पाकी जो उनके पीछे चलते हुए आ रही थी, उनकी बातों को सुनते ही उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अपने लोगों के मुंह से ये पहले कभी नहीं सुना था। वो अपने मन में कहते हुए आगे बढ़ी, ये टाइम रोने का नहीं है। उसने कैसे भी करके आगे कदम बढ़ाया और उन 2 एम्प्लॉयज से आगे आ गई। उन दोनों एम्प्लॉयज ने जब पाकी को एक कदम से अपने पीछे से आते देखा तो डर के कारण जैसे उनकी सांसें रुक गई हो। और फिर उसके कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाने के बाद उसमें जो फीमेल एम्प्लॉय थी वो बोली, ओ माय गॉड, कहीं उन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली। इस पर दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, मुझे लगता है शायद उन्होंने सब कुछ सुन लिया, अब हमारा क्या होगा, वो हमें इस कंपनी से निकाल देगी। लड़की के इस डर को सुनने के बाद वो लड़का कुछ नहीं कह पाया। पाकी के कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही उसका गंभीर चेहरा देख सबने उसे डरते हुए गुड आफ्टरनून कहा। वो बिना उन्हें कोई रिप्लाई दिए सबके सामने टेबल पर फाइल को जोर से रखते हुए हेड चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते ही सब धीरे से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठने लगे। वहीं पूरी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के एम्प्लॉयज मौजूद थे। सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, ये सोचकर कि आखिर पूरी टीम को क्यों बुलाया गया है। तभी सेल्स टीम के मैनेजर खड़े होकर बोलने लगे, लास्ट मंथ एन एम्प्लॉय रिजाइंड एंड देन हमारी टीम पर वर्कलोड बढ़ गया जिसकी वजह से लास्ट मंथ के सेल्स टारगेट पूरे नहीं हो पाए। सेल्स मैनेजर की बात सुनने के बाद पाकी उनके राइट साइड बैठे मार्केटिंग मैनेजर की तरफ देखने लगी। पाकी की आंखों में भूल कर भी देखने की गलती ना करते हुए मार्केटिंग मैनेजर बोला, मैम, मार्केटिंग टीम ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने का सोचा है, पूरा प्लान भी तैयार है, वो बस 2 एम्प्लॉयज ने छुट्टी ले ली तो। दोनों मैनेजर को अपने सामने एक्सक्यूजेस बनाते हुए सुन उसका पारा चढ़ गया। उसने अपने हाथ में ले रखी फाइल्स को टेबल पर जोर से फेंकते हुए कहा, तुम्हें मैनेजर्स इसीलिए नहीं बनाया गया है ताकि आज तुम मेरे सामने एक्सक्यूजेस बनाओ। अगर टीम छुट्टी पर है, हायर मोर एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट द प्लान क्विकली एंड शो द डैम रिजल्ट्स टू मी एंड मिस्टर बैनर्जी, टेक अ लुक एट द सेल्स ग्राफ, पता चल जाएगा कि सेल्स टीम कितना काम कर रही है। और सौरभ, तुमने इस पोस्ट पर आने के लिए कितने वादे किए थे? डू यू रिमेंबर दैट? क्या हुआ? मैनेजर की पोजीशन मिलते ही तुम इस कंपनी को सरकारी कंपनी समझने लगे। पाकी की बात सुनते ही सबके सर नीचे हो गए। उसके दिल में पहले से ही गुस्से की आग जल रही थी। फिर अपने एम्प्लॉयज के काम करने के तरीके को देख तो उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर ही हो गया। दोनों टीम के मैनेजर ने माफी मांगी और कहा, मैम, हम आपको फिर से डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वी आर रियली वेरी सॉरी।
Mr. Banerjee and Saurav, you guys know what I want. Keep that in mind, otherwise I'll fire you both. ये कहते ही पाकी सबके सामने गुस्से में चेयर से उठ गई। उसके जाने से पहले सभी एम्प्लॉइज खड़े हो गए और उसके जाने के बाद सब अपने में कहने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकी इतने गुस्से में थी। कुछ देर बाद पाकी अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। उसी समय यश उसके केबिन में जल्दी में आया। यश को बिना देखे वो अपने कंप्यूटर पर चुपचाप काम कर रही थी। उसे ऐसे इग्नोर करते देख यश ने कुछ कहने से पहले अपने बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए गहरी सांस दी। फिर पाकी के टेबल के पास जाते हुए धीरे से कहा, पाकी, क्या हम बात कर सकते हैं? जो तुमने सुबह देखा वो सब कुछ अचानक से हुआ था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कल क्या हुआ। यश की बात सुनते ही पाकी ने गंभीर आवाज में कहा, यश, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। वैसे भी मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूँ, मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि तुम कल रात किसके साथ थे। पाकी, तुम मेरी बात तो सुनो। कल रात मैं और निधि। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, पाकी अपनी चेयर से उठते हुए फाइल को लेकर केबिन से बाहर आ गई। उसने अपनी सेक्रेटरी को वो फाइल दी और उसे फाइल में कुछ डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कहा। उसे ऐसे अपने आप को इग्नोर करते देख यश को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। बार बार उसे मुंह फेरते देख यश ने उसका हाथ पकड़ा और उससे जबरदस्ती करते हुए वहां से लेकर जाने लगा। यश को ऐसे पाकी को हाथ पकड़कर कंपनी के बाहर ले जाते देख वहां मौजूद सभी एम्प्लॉइज की आंखें खोली की खोली रह गई। उन्होंने देखा यश के सर पर गुस्से का भूत सवार था। पाकी दर्द में अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने साथ उसे सबसे दूर कंपनी की बिल्डिंग के रूफ टॉप पर लेकर आया, जहां उन्हें शायद कोई भी ना सुन पाए। वहां पहुंचते ही पाकी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या तरीका है यश? यश चिल्लाते हुए बोला, और क्या करता मैं? जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। उसे ऐसे बिहेव करते देख पाकी ने कहा, अब क्या बात करना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। फियोंसे, यश, फियोंसे, लाइक सीरियसली? आखिर ये क्या मजाक है? तुमने मेरे होते हुए किसी और के साथ, तुमने मेरे लिए जो प्यार था तुम्हारा, वो क्या था यश? क्या वो झूठा था? और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बिजनेस पार्टनर थी, राइट? जो 2 साल से हमारे बीच में रिश्ता था, प्लीज टेल मी वो क्या था? तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो सीधा सीधा बोल देते। मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? एंड एट द एंड ऑफ दिस I am only a fucking business partner for you. यश ने पाकी की तरफ उंगली करते हुए कहा, पाकी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये बोलते ही पाकी के आंखों में आंसू आने लगे। पाकी, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन 2 साल में एक बार भी तुमने मेरे साथ अकेले वक्त नहीं बिताया। तुम्हें हमेशा एक ही बात याद रहती थी, तुम्हें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसकी पहचान बनानी है। तुम्हें मेरा कभी भी ख्याल नहीं रहा। तुम मुझे बताओ, लास्ट टाइम हम दोनों ने एक दूसरे को किस कब किया था? यश की बातें उसके दिल पर तीर की तरह लगी। उसकी आंखों में आंसू देखने के बाद भी उन आंसुओं की कदर किए बिना यश ने अपनी पूरी बात बोली। पाकी, हमारा रिश्ता रिश्ता नहीं था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया है। निधि एक बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे टाइम देती है। मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जिसे सिर्फ अपना ख्याल हो और अपने बिजनेस का। पाकी, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। उसकी बात सुन पाकी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने तो क्या क्या सोचा था, वो और यश जिंदगी भर साथ रहेंगे। उसके लिए यश वो इंसान था जिससे उसे जीने की नई रोशनी मिली थी। उसकी बातें सुनने के बाद पाकी रोते हुए बोली, यश, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे एक चांस तो दो। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। उसकी इस बात पर यश हंसते हुए बोला, पाकी, मुझसे गलती हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मेरी दुनिया बनाओगी। वो उसकी तरफ मुंह फेर कर खड़ा था। पाकी ने पीछे से आकर उसे टाइट हग करते हुए कहा, यश, प्लीज डोंट लीव मी। अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? आई रियली लव यू यश, प्लीज स्टे विद मी। उसे एक बार भी पाकी ने उन आंसुओं पर दया नहीं आई। उसने उसकी बाहों से अपने आप को छुड़ाया और उसकी तरफ देखे बिना ही वहां से चला गया। पाकी का रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। उसकी आंखों का काजल आंसुओं से खराब हो गया। उसे यही लगने लगा कि अब वो क्या करेगी। उसी समय वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और जिस दरवाजे से निकलकर यश उसे छोड़कर गया था, उसी दरवाजे से निकलते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और ऑफिस के रेस्ट रूम में पहुंच गई। वहां जाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपने चेहरे को आईने में देखने लगी। उसका काजल और आई मेकअप बिगड़ चुका था। उसने अपने चेहरे की हालत को देखकर वॉश बेसिन में लगे पानी के नल को खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन खूब सारा पानी चेहरे पर डालने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। कुछ देर उसने ऐसे ही अपने आप को रेस्ट रूम में बंद कर रखा और आधे घंटे के बाद वो वहां से बाहर निकली। पाकी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर जब अपने केबिन की तरफ जाने लगी तो ऑफिस में मौजूद सभी एम्प्लॉइज उसे और यश को लेकर बात करने लगे। वो उन सबको इग्नोर करती हुई अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठ गई। उसने जेनी को केबिन में बुलाया। उसके आते ही पाकी ने उसे एक फाइल देते हुए कहा,
कॉल डिजाइन मैनेजर एंड मेल करो कि आज रात 10 बजे से पहले कोई घर नहीं जाएगा जब तक ओबरॉय होटल का प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। ओके, आई डू। पाखी को परेशान देखकर उसने पूछा, पाखी, आर यू ओके? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी? यस जेनी प्लीज, कॉफी विथ 2 स्पून शुगर एंड क्रीम। ये सुनते ही जेनी वहां से चली गई और पाखी अपने काम में लग गई। उसने जब अपने ऑफिस में रखी फाइल्स देखी तो वो अपने मन को समझाते हुए बोली, पाखी, ये टाइम रोने धोने का नहीं है, तुझे बहुत कुछ करना है। प्यार में धोखा मिलने के बाद पाखी का दिमाग सिर्फ काम और काम को लेकर सोचने लगा। उसे ना तो कुछ खाने का याद रहता था और ना कुछ पीने का। उसे घर गए हुए 2 दिन हो गए थे। उसे लगातार 3 दिन से बिना सोए काम करते देख पूरी कंपनी में बवाल मचने लगा था। उसे लेकर सब बात करने लगे थे, सिवाय कुछ लोगों के जो पाखी को करीब से जानते थे। जेनी उसे अच्छे से समझती थी। उसने पाखी को इस हालत में देखा तो वो परेशान होने लगी। उसके ऑफिस में आते ही उसने देखा कि चारों तरफ डॉक्यूमेंट्स और डिजाइन के पेपर्स फैले हुए थे। पाखी के बस कपड़े बदले हुए थे जो भी जेनी ने उसे घर से लाकर दिए थे। उसे लगातार काम करते देख जेनी चिंता में आ गई। उसने यश को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन यश का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसने यश की सेक्रेटरी से मदद ली तो उसे पता चला कि यश इंडिया में ही नहीं था। जेनी को और कोई रास्ता नहीं दिखा। पाखी की हालत देखकर उसे बस एक ही इंसान का नाम याद आया। उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किए पाखी के लिए नेहा को कॉल किया। कुछ देर बाद नेहा अपने पति के साथ भागते हुए टेस्ट ऑफ डेकोर के ऑफिस आई। नेहा ने सीईओ के ऑफिस के बाहर आते ही उसे घर के कपड़ों में और इधर उधर बिखरी हुई फाइल्स के साथ बैठे देखा। उसी वक्त उसने घबराते हुए ऋषभ से कहा, इसी वक्त हमें पाखी को यहाँ से निकालना होगा वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जेनी, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जेनी को सब कुछ समझाने के बाद नेहा अपने पति के साथ ऑफिस के अंदर आई और उसे ध्यान से देखते हुए उसे बिना कुछ बोले ही उसके पास जमीन पर बैठ गई। उसे लैपटॉप पर किसी डिजाइन को सही करते देखकर नेहा ने धीरे से कहा, पाखी, ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, तुम किसके लिए बना रही हो? उसे अचानक अपने ऑफिस में देख पाखी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। नेहा, तू यहाँ? अच्छा, वो तो खुद ही आ गई। देख कैसा लग रहा है, मैंने ये यश के लिए खास बनाया है। यू नो, ही इज गेटिंग मैरिड, सो सरप्राइज गिफ्ट फॉर यश एंड हिज वाइफ। यश किसी और से शादी करने जा रहा है? ये सुनते ही नेहा शॉक्ड हो गई। अब उसे समझ आ गया कि पाखी की इस हालत की वजह क्या थी। उसने अपनी दोस्त को दर्द में देखकर उसे गले लगा लिया और उसे गले लगाकर बोली, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। ये सुनने के बाद पाखी अचानक बेहोश हो गई। पाखी का हाल देखकर ऋषभ ने नेहा से कहा, नेहा, तुम ही पाखी को संभाल सकती हो। नेहा पाखी के पास बेड पर बैठी थी। उसने जैसे ही ऑफिस में उसे अपने गले लगाया था उसी वक्त पाखी उसके कंधे पर सर रखते ही बेहोश हो गई थी। उसके बेहोश होते ही उसने ऋषभ को बुलाया और जल्दी से उसे बाहों में उठाने के लिए कहा। ऋषभ ने पाखी को बाहों में उठाया और नेहा ने डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि 3 दिन से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखने के कारण पाखी बेहोश हो गई थी। नेहा ने अपने पति से कहा, ऋषभ, तुम घर जाकर रेस्ट करो, मैं आज यहीं पाखी के पास रहूंगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ये कहते ही ऋषभ चला गया। नेहा वहीं पाखी के पास बैठ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलने लगी, पाखी, तूने अपना क्या हाल बना लिया है। पाखी ने पूरे 24 घंटे बाद अपनी आंखें खोली। उसने आंखें खोलते ही देखा सुबह के सूरज की सुनहरी किरणें उसके कमरे की बड़ी सी खिड़की के होते हुए उसके चेहरे पर आ रही थी। जब उसने अपने आप को बेड पर पाया तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। फिर चारों तरफ देख के कहने लगी, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कौन लेकर आया होगा? कहीं यश? नहीं, ऐसे कैसे? तभी अचानक उसके सर में दर्द होने लगा। वो दर्द से थोड़ी कर्राई। आह! पाखी को बेड पर बैठे देख नेहा उसके रूम के दरवाजे पर आते ही बोली, तू उठ गई? अब तुझे कैसा लग रहा है? जैनी, अगर मुझे कॉल नहीं करती तो तू अपनी हालत और बेकार कर देती। नेहा, तू तू मुझे यहाँ लेकर आई थी? मुझे लगा कि यश का नाम लेने से पहले वो रुक गई। उसकी आंखें पड़ते हुए नेहा ने कहा, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर, मैं हूँ तेरे पास। और रहा सवाल ऑफिस का, तो वो तेरे बिना कुछ दिन तो चल ही सकता है। पाखी अपने दोस्त की बात ना मानते हुए बेड से उठने लगी और बाथरूम की ओर जाते हुए बोली, नेहा, मैं ऐसे घर पर नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत काम है, मेरी जगह कौन काम करेगा। ये कहते ही वो बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन उसके कदम कमजोरी के कारण लड़खड़ाने लगे। उसकी ऐसी हालत देखकर नेहा जल्दी से उसके पास गई और उसे अपनी बाहों का सहारा देते हुए बोली, पाखी, तुझे आराम करना चाहिए। देख, तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, वैसे भी तुझे कुछ हो गया तो कंपनी को आगे कौन संभालेगा। तू चुपचाप मेरी बात मान और आराम कर। नेहा ने उसे समझाते हुए बेड पर बिठाया और फिर कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो उसके लिए गरम गरम खाना ट्रे में लेकर आई। पाखी ने खाने को देखकर मुंह फेर लिया। उसे यूं खाने से अपना मुंह फेरते देखकर नेहा ने कहा, तेरा खाना ना खाने से यश का मन तेरे लिए बदल नहीं जाएगा। ये सुनते ही पाखी का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, नेहा,
तुम्हें कैसे पता चला कि यश? नेहा ने उसे अपने हाथ से पहला बाइट खिलाते हुए कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मुझे कैसे पता चला। अभी तू सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे और आराम कर। पाखी को शायद याद नहीं था कि उसने नेहा को खुद अपने मुंह से बताया था कि यश किसी और से शादी करने वाला था। नेहा उसे अपने हाथ से फिर से खाना खिलाने लगी तो पाखी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, नहीं नेहा, प्लीज, मुझे कुछ और खाने का मन नहीं है। तू क्यों अपनी हेल्थ खराब करना चाहती है, वो भी उसके लिए जिसे तेरी कोई परवाह नहीं। नेहा की ये बात सुन उसकी आंखों से आंसू टप टप करते गिरने लगे। उसने जो दर्द कुछ दिनों से अपने अंदर दबा रखा था, वो दर्द धीरे धीरे करके आंसुओं के बहाने उसके चेहरे पर आने लगा और उसने अपना सारा दर्द अपनी दोस्त से बांट लिया। उसकी सारी बातें सुनकर नेहा भी बहुत शॉक्ड थी। बाकी यश किसी और से शादी कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बता कि उसने तेरे लिए एंगेजमेंट रिंग बनवाई थी ना, तो फिर यश किसी और से शादी कैसे कर सकता है? पाखी रोते रोते बोली, वो मुझसे प्यार नहीं करता था। पाकी बात खत्म करने से पहले फूट फूट कर रोने लगी। उसे यूं रोते देख नेहा हाथ में लिए खाने की प्लेट को बेड साइड टेबल पर रखकर उसे चुप कराते हुए कहने लगी, पाकी, सॉरी, मुझे यश को लेकर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर वो ऐसे कर कैसे सकता है? 2 साल का प्यार ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? नेहा को इस मुश्किल में अपना साथ देते देख वो दिल खोल कर रोने लगी। उसका रोना चालू था और फिर नेहा ने भी उसे नहीं रोका। उसे पता था कि जब तक वो दिल टूटने के दर्द को पूरी तरह से नहीं निकाल लेती, तब तक उसका मन दुख से भरा रहेगा। नेहा ने उसे धीरे से अपने गले लगाया। पाकी उसके कंधे पर अपना सर रखकर रो रही थी और बस यही कह रही थी कि क्यों उसे सब छोड़कर चले जाते हैं। पाकी एक बिन माँ बाप की बेटी थी। उसके लिए यश का यूं प्यार का वादा करने के बाद उसे किसी और के लिए छोड़कर जाने का सदमा बहुत बड़ा था। नेहा का टॉप उसके आंसुओं से गीला हो चुका था, लेकिन उसके लिए वो जरूरी नहीं था। उसके लिए पाकी की जिंदगी और उसकी खुशी ज्यादा जरूरी थी। सुबह नेहा ने जैसे तैसे उसे संभाल लिया। उसे थोड़ा कुछ खिलाकर और दवाई देकर सुला भी दिया जो उसे नींद अच्छी दे। शाम होते ही जेनी, पाकी की सेक्रेटरी, कुछ फाइल्स के साथ घर आई। नेहा वही थी। उसने जेनी को लिविंग रूम में सोफे पर बिठाया। जेनी पर पाकी आंख मूंद कर विश्वास करती थी। वो उसके लिए तब से काम कर रही थी जब से उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। जेनी टेस्ट ऑफ डेकोर की एक लौती ऐसी मेंबर थी जिसने पाकी का हर वक्त साथ दिया। उसके विश्वास को कभी चोट नहीं पहुंचाई। वो जितना विश्वास जेनी पर करती थी उतना विश्वास उसने यश पर भी कभी नहीं किया। जेनी के हाथ में कुछ फाइल्स देखकर नेहा ने कहा, अभी वो गहरी नींद में है। तुम जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो वो तो मुझे दे सकती हो। ओके। जेनी ने अपने हाथ में पकड़ी कुछ फाइल्स नेहा को दे दी। घर का काम करने वाली नौकरानी उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आई। जेनी ने पानी का ग्लास उठाते ही पूछा, पाकी कैसी है अब? उस दिन आप टाइम पर नहीं आती तो मैं अकेले उन्हें नहीं संभाल पाती। शी इज फाइन। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल कर दिया। नो प्रॉब्लम, इट वॉज माई ड्यूटी। जेनी ये बोलते ही इतनी देर से जो पानी का ग्लास हाथ में लेकर बैठी थी उसे खत्म किया। नेहा ने वहां खड़ी घर की नौकरानी को बोलकर जेनी और उसके लिए कॉफी बनाने के लिए कहा। वहां खड़ी मेड के जाने के बाद नेहा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जेनी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। उसने पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। श्योर। कुछ दिन पहले यश और पाकी के बीच क्या हुआ था? उसके सवाल पर जेनी सोच में पड़ गई कि उसे बताना चाहिए या नहीं। जेनी को यूं घबराता देख नेहा उसके पास जाकर बैठते हुए बोली, जेनी, डोंट वरी, ये सिर्फ मैं पाकी के लिए पूछ रही हूँ। मुझे हाल ही में पता चला कि यश ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें कंपनी में काम कर रहे हर आदमी की सारी खबर रहती है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें यश के बारे में भी पता होगा। जेनी शॉक्ड होते हुए बोली, नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि वो किसी और से शादी करने वाले हैं। बस कुछ 1 महीने से ये बात पता थी। उसे ये बोलते हुए नर्वस देखकर नेहा ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए पूछा, कौन सी बात? देखो, हमें पता करना होगा कि यश ने ऐसा क्यों किया। नेहा को ऐसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए देख उसने बेफिक्र होते हुए कहा, मिसेस खन्ना, आई डोंट नो ये बात कहाँ तक सही है, लेकिन पूरी कंपनी में ये बात फैली हुई है कि यश और पाकी का रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप का था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यश की तरफ से ये लव रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टनरशिप थी। नेहा के फिर से कंफर्म करने पर जेनी ने अपना सर हाँ में हिलाया। नेहा थोड़ा गुस्से में बोली, ये कैसे हो सकता है? और वो सब जो दोनों के बीच में था, क्या वो प्यार नहीं था? वो प्यार था या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सभी को एक बात पता थी कि मिस्टर यश ने कंपनी को जब ज्वाइन किया था तब वो 20% के शेयर होल्डर थे। दोनों के बीच 80-20 की पार्टनरशिप थी। इसका मतलब था कि ज्यादातर फैसले पाकी लेती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पाकी उन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी तो उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए 50% पार्टनरशिप हासिल कर ली। ये बात मुझे 1 महीने पहले ही पता चली थी जब मैंने मिस्टर यश को किसी से फोन पर बात करते सुना था। यश की असलियत सुनते ही नेहा गुस्से से भर गई। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यश ऐसा कुछ कर सकता था।
नेहा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तो यश ने ये सब पार्टनरशिप के लिए किया था, उसे इन सब से क्या फ़ायदा मिल जाएगा? मैंने तो ये भी सुना था कि कंपनी की और बढ़ने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ भी यश ने किया था। फिर सिर्फ पार्टनरशिप लेने के लिए प्यार का झूठा नाटक करना, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर हो रहा है। आई हैव नो आइडिया मिसेस खन्ना, बट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो यश की तरफ से कभी नहीं हुआ। हमेशा पाकी ही इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी। यश खुद में एक अच्छे फर्नीचर डिजाइनर है, जिस स्किल को देखते हुए पाकी ने उन्हें कंपनी में अलग जगह दी और साथ में वो उनके कॉलेज के दोस्त भी रह चुके थे। मिस्टर यश ने सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ही इस कंपनी के लिए काम किया, लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट के डिसीजन और फाइनेंस की बात आती थी तब पाकी ही सब करती थी। जेनी के मुंह से इस बिजनेस पार्टनरशिप की कहानी सुनते ही नेहा सोच में पड़ गई। इस बात को लेकर कि आखिर यश ने सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए रिश्ते में आने का झूठा नाटक किया या कोई और बात है जो उनकी आंखों से छुपी हुई है। 2 दिन के आराम के बाद अब पाकी बेटर फील कर रही थी। उसकी दोस्त नेहा ने एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ा, इस डर से कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। यश का ऐसे अचानक किसी और से शादी करने का सदमा उसे लगा था। वो अकेले में रहते हुए और खोया करती थी। नेहा ने उसकी सेक्रेटरी को भी समझा दिया था कि पाकी को अकेले कहीं नहीं जाने देना। उसके लिए नेहा ने एक ड्राइवर को भी हायर किया था। पाकी ने पहले कभी ड्राइवर हायर नहीं किया क्योंकि उसे खुद कार चलाने का शौक था। एक दिन आराम करने के बाद पाकी कंपनी आई। उसने आते ही अपने आप को पूरी तरह से काम में लगा दिया। अभी वो अपने ऑफिस चेयर पर बैठी ओबरॉय होटल के रूम डिजाइन को लेकर डिजाइनिंग टीम के साथ बातचीत कर रही थी। उसने सबके आइडिया को लेते हुए कहा, गाइस, आई लाइक द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन्स। मुझे लगता है कि मिस्टर ओबरॉय इन डिजाइन्स को देखकर खुश हो जाएंगे। फिर उनके पास में खड़ी जेनी ने कहा, तुम कल ही मेरी एक मीटिंग मिस्टर ओबरॉय के साथ अरेंज करवाओ। पाकी ने सभी डिजाइन्स कंफर्म करने के बाद उसके सामने खड़ी डिजाइनिंग टीम को अपनी तरफ घूर कर देख कर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई बात है? इस पर मैनेजर उसे बोला, मैम, ओबरॉय होटल के लिए फर्नीचर डिजाइन मिस्टर यश के हाथ में है। उनसे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक हम फर्नीचर डिजाइनिंग का काम नहीं कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तुम यश के पास जाकर उनसे कंफर्मेशन ले लो। पाकी ने जब यश का नाम लिया तो उसके दिल में दर्द उठा, लेकिन उसने काम के बीच अपने पर्सनल मैटर साइड में रखते हुए अपने काम पर ध्यान दिया। तभी एक एम्प्लॉय ने जवाब दिया, मैम, मिस्टर यश कुछ दिनों से कंपनी ही नहीं आए हैं। हमने उन्हें पर्सनली कांटेक्ट भी किया लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब आप बताइए हम क्या करें? पाकी और यश के ब्रेकअप होने के बाद यश ने कंपनी में कदम नहीं रखा था। इसी बात को जानने के बाद पाकी ने ऐसी हालत में जिम्मेदारी से काम लेते हुए कहा, मुझे फर्नीचर के डिजाइन भेजो। आई एम गिविंग यू द परमिशन टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ये कहते ही वो सबको विश्वास दिलाते हुए मीटिंग रूम से निकल गई। अपने केबिन में जाते ही पाकी ने देखा कि जेनी उसका इंतजार कर रही थी। उसके आते ही जेनी ने घबराते हुए पूछा, पाकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पाकी ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, हाँ कहो, हाउ आर यू फीलिंग? जेनी के सवाल पर वो उसे देखने लगी और उसे देखते ही बोली, क्या तुम मुझसे सिर्फ यही पूछना चाहती थी? हाँ, नहीं, मेरा मतलब एक्चुअली आई मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना था जेनी? देखो जल्दी बोलो, यू नो ना आई डोंट हैव टाइम। उसके कहने पर जेनी नजर झुकाए सोचने लगी। बाकी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे कहने में जेनी को इतनी मुश्किल हो रही थी। जेनी ने हिम्मत करते हुए कहा, बाकी वो वो बर्थडे सरप्राइज के लिए तुमने जो क्रूज ट्रिप की टिकट्स बुक करने के लिए कहा था वो कंफर्म हो चुकी है। वो ट्रिप कल से ही शुरू होने वाली है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी लेकिन लेकिन वो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। बर्थडे सरप्राइज? यश का बर्थडे सरप्राइज? ये याद आते ही पाखी काम करते करते अचानक रुक गई। यश का बर्थडे अगले दिन था। ये याद आते ही उसका दिल भर गया। उसने कितनी खुशी से सरप्राइज प्लान किया था। उसने सोचा था कि इस बर्थडे पर यश से वो अपने दिल की बात कहेगी। जब वो उसे प्रपोज करेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लेकिन एंगेजमेंट रिंग तो किसी और के लिए थी। यश किसी और का होने जा रहा था। उसने यश के दिए हुए घाव को छुपाते हुए दिल को संभाला, लेकिन क्रूज ट्रिप याद आने से उसका घाव थोड़ा और गहरा हो गया। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। जेनी ने उसकी नम आंखों को देख माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी पाखी, आई एम रियली सॉरी। इसीलिए मैं कहने से पहले इतना घबरा रही थी। उसी समय पाखी ने अपनी आंखों में आंसुओं को रोकते हुए कहा, कैंसिल द ट्रिप। अब मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है। पाखी, वो कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन मनी रिफंड नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही उसने हाथ में ले रखे पेन को जोर से टेबल पर रखते हुए कहा, जेनी, यू डू यू थिंक आई केयर? दैट ट्रिप डजंट मैटर टू मी एनीमोर एंड मैंने जो तुमसे कहा वो करो। पाकी की बात मानते हुए जेनी जैसे ही ऑफिस से निकलने लगी उसी वक्त कंपनी के सीईओ के केबिन में किसी ने एंटर करते हुए कहा, क्रूज ट्रिप कैंसिल नहीं होगी।
ऋषभ, ये क्या मजाक है? तुम जानते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम भी नेहा का साथ दे रहे हो। पाखी उन दोनों से चिढ़ते हुए बोल रही थी। ऋषभ और नेहा दोनों उसके ऑफिस पहुंचे हुए थे। पाखी जब अपनी सेक्रेटरी को ट्रिप कैंसिल करने के लिए बोल रही थी, उसी वक्त उन्होंने सेक्रेटरी को रोका और पाखी को देखते हुए कहा कि ये ट्रिप कैंसिल नहीं होगी। उन दोनों के कहने पर पाखी जेनी को ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। ऋषभ और नेहा उसके ऑफिस आते ही उसे समझाने में लगे थे। नेहा, जो अपने पति के साथ ऑफिस में लगे 3 सीटर काउच पर बैठी हुई थी, उसने कहा, पाखी, इसमें तू ऋषभ को भी कुछ नहीं कह सकती है। उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये ट्रिप कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि पहली बात, ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इस ट्रिप को ऋषभ की कंपनी भी स्पॉन्सर कर रही है। नेहा की बात सुनने के बाद पाखी ने उन दोनों के सामने परेशान होकर सर झुका लिया। उसे परेशान होते देख नेहा ने उसे समझाते हुए कहा, हमें लगता है तुझे कुछ दिनों के लिए इन सबसे दूर रहना चाहिए। तू जितना मेंटली अपने आप को परेशान करती रहेगी तो उतना अपनी तबीयत खराब करेगी। तो कुछ भी कर ले, यश ने जो किया वो तेरे दिमाग से नहीं निकल पाएगा। तुझे फ्रेश एयर या कहूँ तो फ्रेश एटमॉस्फेयर की जरूरत है, जहाँ तू नए लोगों से मिल सके। जहाँ उसकी बात पर पाखी भड़कते हुए बोली, नेहा तू कैसी बातें कर रही है? मैं अपना काम छोड़कर अपने पर्सनल मैटर की वजह से कहीं दूर चली जाऊं? तुम्हें पता है ना, आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी। जहां मेरे कहीं चले जाने पर सारा काम रुक जाएगा। यहाँ मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो बिना कहे काम कर पाए। मुझे मिस्टर ओबरॉय से मीटिंग के लिए जाना है। अगर उनके होटल का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के हाथ से निकल गया तो तुम्हें पता है ना, टेस्ट ऑफ डेकोर का कितना नुकसान हो जाएगा। मेरे पास यहाँ 1 मिनट आराम करने के लिए नहीं है और तुम दोनों होगी। कुछ 1 मिनट तक लगातार पाखी परेशान होते हुए बोलने के बाद थक कर बैठ गई। ऋषभ अपने पास बैठी नेहा का चेहरा देखने लगा और वो उसे इशारे में कह रहा था, अब क्या करें? नेहा जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही पाखी ने अपना सर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, आखिर क्यों कोई मेरी हालत नहीं समझ रहा है? क्यों ये नहीं देखता कि मुझे कितनी तकलीफ होती होगी? नेहा उसे इस मुश्किल समय में देखकर खुद सोच में पड़ गई। आखिर वो कैसे पाखी को इन सबसे निकाले? उसके लिए कोई ऐसा रास्ता तो होगा जहां उसे काम में भी प्रॉब्लम ना हो और वो इस क्रूज ट्रिप पर भी चली जाए। कुछ देर दोनों ऐसे ही शांत बैठे रहे। पाखी जो कह रही थी उसे सुनते रहे, एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। तभी नेहा एकदम से उठी और उसकी चमकती आंखों को देखकर ऋषभ ने इशारे में पूछना चाहा कि वो मुस्कुरा क्यों रही है। नेहा बिना कुछ कहे ही ऑफिस से बाहर आई और सेक्रेटरी के डेस्क पर गई। उसके पास जाते ही उसने पहला सवाल पूछा, मुझे पाखी के इस हफ्ते और अगले हफ्ते का स्केड्यूल बताओ। जेनी ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए नेहा को अपनी बॉस का स्केड्यूल बताया। दूसरी तरफ पाखी अपने ख्यालों में खोई हुई थी और ऋषभ अपनी पत्नी को ऑफिस के अंदर से देख रहा था। पाखी के ऑफिस का दरवाजा ट्रांसपेरेंट थे ग्लास से बना हुआ था, जहां से अंदर और बाहर का व्यू अच्छे से दिखता था। नेहा को मुस्कुराते लौटते देख ऋषभ ने पूछा, नेहा तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? एंड बाय द वे, तुम जेनी के पास क्यों गई थी? उसने अपने पति को कोई जवाब देने से पहले खुश होते हुए पाखी से कहा, पाखी, मेरे पास एक आइडिया है। उस आइडिया के साथ तुम क्रूज ट्रिप पर भी जा सकती हो और तुम अपना काम भी अच्छे से कर सकती हो। नेहा, देखो, मुझे तुम्हारा ये आइडिया सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे इस क्रूज ट्रिप पर नहीं जाना। फिर तो इतना एफर्ट क्यों कर रही है? ये कहते ही पाखी उन दोनों के सामने से उठ गई और फिर अपने चेयर पर जाकर बैठ गई। ऋषभ फिर इशारे में पूछने लगा कि उसका आइडिया क्या था। नेहा ने उसके कान के पास जाकर उसे अपना आइडिया बताया, जिसे सुनकर ऋषभ धीरे से बोला, वाओ नेहा, यू आर जीनियस। उन दोनों को अपने सामने खुश होते देख पाखी इरिटेट होते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ मेरा दिल हल्का करने आए हो या मुझे और परेशान करने? नेहा उसके पास आकर बोली, यार पाकी, तू इस ट्रिप पर जा रही है तो जा रही है। हम दोनों कोई बहाना नहीं सुनेंगे। तुझे टेंशन है कि तेरी कंपनी तेरे बिना कैसे चलेगी, तो वो 5 दिन के लिए तू अपना काम इंटरनेट की मदद से कहीं से भी कर सकती है। वैसे मैंने जेनी से इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते का शेड्यूल पूछ लिया है। तेरी एक ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो भी कल सुबह। उसके बाद बाकी मीटिंग्स पोस्टपोन हो सकती है। नेहा के इस आइडिया को सुनने के बाद वो नहीं मानी। ऋषभ तो पाखी की जिद के आगे हार चुका था। उसके नहीं मानने पर नेहा गुस्से में बोली, ठीक है, तुझे नहीं जाना तो मत जा, लेकिन यार तुझे यहाँ बैठकर कौन सी शांति मिल जाएगी? अगर तू अपने दिल का नहीं सोचेगी तो इसी दुखी मन का नहीं सोचेगी जो बेचैन हो रखा है, जो प्यार में मिले धोखे से टूट चुका है, तो तू अपनी आने वाली जिंदगी को कैसे खुशी से जिएगी? तेरे लिए ये क्रूज ट्रिप वेकेशन नहीं है, इट्स अ वे टू मूव ऑन, टू गेट ओवर हिम। तू इन सबसे दूर रहेगी तो ही तुझे पता चलेगा कि तू अपने आप पर तो अत्याचार कर ही रही है, साथ ही साथ अपने आसपास वालों पर भी। वो तुझे और भी ज्यादा तोड़ कर रख देगा। आगे तेरी इच्छा कि तुझे इस ट्रिप पर जाना है या नहीं। ये कहते हुए नेहा उसी समय ऋषभ का हाथ पकड़कर उसके ऑफिस से निकल गई और पाखी कुछ नहीं कह पाई। वो दोनों वहां से चले गए। पाखी ने अपना मन काम में लगाने का सोचा, लेकिन उसके दिमाग तो क्रूज ट्रिप पर अटका हुआ था। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, लेकिन नेहा और ऋषभ के जाने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाई। देर रात होने के बाद जेनी अपना काम खत्म करके जब जाने लगी, तभी पाखी ने अपने केबिन का दरवाजा खोल उससे कहा, जेनी, क्या तुम मेरे जाने के बाद कंपनी का थोड़ा ध्यान रखोगी? क्या मुझे टाइम टू टाइम यहाँ की खबर देती रहोगी? ये सुनते ही जेनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने सामने खड़ी पाखी को एकदम से हक किया और हक करते ही उससे कहा, पाखी, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब देख लूंगी।
अगले दिन सुबह पाखी ओबरॉय होटल के मालिक के ऑफिस में बैठी हुई थी। मुंबई में बन रहे नए होटल के इंटीरियर डिजाइन्स का काम टेस्ट ऑफ डेकोर को दिया गया था। वो इस करोड़ों के प्रोजेक्ट पर उनसे बातचीत करने आई थी। वो उन्हें अपने नए डिजाइन्स दिखाने के लिए आई थी। मिस्टर ओबरॉय ने डिजाइन्स को देखते हुए कहा, पाखी, आई मस्ट से यू नेवर डिसअपॉइंट मी। उनकी तारीफ पर पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, आपने हमें आपके होटल को ब्यूटीफुल बनाने की अपॉर्चुनिटी दी। आई एम ग्लैड माई कंपनी गॉट दिस प्रोजेक्ट। इट्स नॉट अ बिग डील, योर वर्क इज रियली इंप्रेसिव। मुझे अपने होटल का डिजाइन तुमसे ही करवाना था। ये कहते ही मिस्टर ओबरॉय ने कॉफी टेबल पर रखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अपने साइन किए। पाखी अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करने के बाद घर की तरफ लौटने लगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे सब कुछ पीछे छोड़कर क्रूज ट्रिप पर जाना चाहिए? मेरी कंपनी कैसे सारा काम मेरे बिना संभालेगी? लेकिन नेहा ने भी सही कहा था, मेरा दिल मेरा दिमाग के साथ नहीं चलेगा। मैं काम को आगे कैसे बढ़ाऊंगी? एक मेरी कंपनी ही तो है जिसने मुझे इस हाल में भी जिंदा रख रखा है, वरना ऐसी सूनी सी जिंदगी को जीने की उम्मीद तो पहले ही खत्म हो गई थी जिस दिन मेरा प्यार भरा सपना टूटा था। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंची। उसके दिमाग में अभी तक कंफ्यूजन ही चल रहा था। उसने घर में जैसे ही एंटर किया, उसे किसी की आवाज आने लगी। उसने उसके घर की सफाई कर रही एक लौती मेड से पूछा, कौन आया है? मेड अपने हाथ में लिए कपड़े से सफाई करते हुए बोली, दीदी, आपके दोस्त आए हुए हैं, वो आपको कहीं जाना है ना? क्या बोलते हैं, क्रीज ट्रिप पर? हाँ, क्रीज ट्रिप पर। पाखी उसे सही करते हुए बोली, शर्मीली, वो क्रूज ट्रिप होता है। ओह अच्छा, क्रूज ट्रिप। हाँ दीदी, वो क्रूज ट्रिप के लिए पैकिंग में आपकी मदद करने आए हैं। पूरी बात सुनते ही पाखी भागते हुए अपने कमरे में गई। उधर नेहा और जेनी को साथ में देखो सरप्राइज होते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों भूल गए हो कि ये मेरा कमरा है, और ये तुम मेरे सभी कपड़ों को इस तरह से फैलाकर कर क्या रहे हो? नेहा ने उसके कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, ओह पाखी, तुम आ गई। यार, तुम्हारे पास ऐसे कोई भी कपड़े नहीं है जो तुम क्रूज ट्रिप पर पहन सको। देखो, तुम्हारा पूरा वार्डरोब फॉर्मल्स और ऐसे कपड़ों से भरा है जैसे पहनकर तुम सिर्फ ऑफिस जा सकती हो। नेहा की बात सुनते ही पाखी अपने कपड़ों को देखकर कहने लगी, नेहा प्लीज मेरे कपड़ों के बारे में ऐसा मत कहो। जेनी, जो वहाँ पैकिंग के लिए कपड़े निकाल रही थी, वो नेहा का साथ देते हुए बोली, आप सही कह रही है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, पाखी का ये ट्रिप 4 साल में पहला है। जब से मैं पाखी से मिली हूँ, इसने कभी अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला। जेनी की बात सुनते ही नेहा हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देख पाखी अपने सभी कपड़ों को एक साथ उठा उनकी नजरों से दूर करने लगी। उसने सभी कपड़ों को वापस अपने वार्डरोब में डालते हुए कहा, तुम दोनों जाओ, मैं अपनी पैकिंग खुद कर लूंगी। उसे ऐसे अपने कपड़ों के साथ उलझते देख नेहा मुस्कुराते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं है। ये कहते ही जेनी ने उसके सामने एक बड़ा सा लगेज रखा, जिसे देखते ही पाखी ने पूछा, ये लगेज किसका है? ये लगेज आपके लिए है, मेरे और मिसेस खन्ना की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। इस तरह दोनों ने मिलकर पाखी को ट्रिप के लिए तैयार किया और उसे मुंबई टू द मालदीव्स क्रूज ट्रिप पर खुशी खुशी भेजने के लिए पोर्ट पर छोड़ने आए। इस क्रूज ट्रिप के लिए हजारों लोग आए हुए थे। देखने में तो ये सबसे बड़ी क्रूज ट्रिप लग रही थी। पाखी ने उस शिप पर जाने से पहले उसे बाहर अच्छे से देखा। उसे शिप को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये एक अलग ही दुनिया हो जो पानी पर तैर रही थी। इस सफर के लिए पाखी ने क्या क्या नहीं सोचा था। यश का हाथ थामे वो इस सफर पर निकलेगी जहां वो दोनों दुनिया से दूर इस शिप पर होंगे। उन बातों को याद करके उसने उस शिप पर चढ़ने से पहले एक कदम पीछे ले लिया। उसे इस क्रूज ट्रिप पर अकेले जाना अजीब सा लगने लगा। उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने बिजनेस तो अकेले खड़ा कर दिया, लेकिन क्रूज ट्रिप पर अकेले जाना उसके लिए थोड़ा नया और डरावना एहसास लेकर आ रहा था। पाखी अपने आसपास देखे बिना ही दूसरी ओर जाने लगी। उसने कुछ ही कदम शिप से पीछे बढ़ाई ही थे कि उसने अपने सामने 2 हंसते हुए चेहरों को देखा। फिर उनकी तरफ स्माइल करते हुए अपने आप से कहने लगी, ये लड़की अभी तक यही है। मुझे लगा कि ये दोनों चली गई होगी। नेहा अपना हाथ ऊपर कर जोर से हिलाते हुए बोली, पाखी, हैव अ हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी ऑल्सो। उसे और जेनी को साथ में हाथ हिलाते हुए बाय बोलने के बाद पाखी मजबूरन शिप पर चढ़ गई। इसमें जाने वाले सभी लोग एक्साइटेड लग रहे थे। मुंबई से लेकर मालदीव्स का सफर सबके लिए एक्साइटिंग जर्नी होने वाला था, सिवाय पाखी के, जिसे ये जर्नी किसी टॉर्चर से कम नहीं लग रही थी। फिर भी उसने अपने आप को मनाते हुए, दिल को बहलाते हुए अपने हाथ में लगेज और बैग लेकर अपना रूम ढूंढना शुरू किया। उसने रूम मिलने पर जल्दी से रूम अनलॉक किया। जैसा रूम उसने सोचा था, ये उससे 2 गुना ज्यादा सुंदर था। वो एक लग्जरी स्वीट था। ये रूम एक पर्सन के लिए बहुत बड़ा था। उसने अपना लगेज रखते हुए उस कमरे का एक छोटा सा टूर लिया। उसने देखा कि उस कमरे को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया था, वो भी सिर्फ एक दीवार से। उस दीवार के एक तरफ पेंटिंग लगी थी और दूसरी तरफ टीवी। जिस तरफ टीवी लगा था वहाँ एक काउच रखा हुआ था जहाँ आप बैठ सकते हो या सो सकते हो। बेड के राइट साइड बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई थी जिससे समुद्र साफ दिख रहा था। उस खिड़कियों के बीच में दरवाजा था जो कमरे से बालकनी में जाने के लिए बना था।
इतना सुंदर कमरा देखने के बाद पाकी फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम की ओर गई। जैसे ही उसने बाथरूम में कदम रखा, उसे एक अलग सी महक आई। उसने बाथरूम के इंटीरियर्स को देखते हुए कहा, जिसने भी ये इंटीरियर डिजाइन किया होगा उसे खूब कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे। ये बोल वो फ्रेशन अप होकर बाथरूम में कमरे में आई। उसने अपने गीले बालों को टाल से पोंछते हुए देखा। बेड पर टाल से एक दिल बना हुआ था। उस दिल को देखते ही उसने गुस्से में उन टाल को हटाया और उन्हें पाँव से कुचलने लगी। कुछ देर अपना गुस्सा उन टाल्स पर निकालने के बाद वो थक कर बेड पर अपने हाथ और पाँव फैलाते हुए लेट गई। यूं डबल बेड पर सोते हुए न जाने उसकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगे। उसे आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उसे इस कमरे में रहकर यश की याद आने लगी थी। ये कमरा उसे यश की यादों से निकालने के बजाय उसे उसकी और याद दिलाने लगा। उसी समय उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने अपने पुराने कपड़े पहने और अपना लगेज उठाया और अपने सभी सामान को लेकर रूम से निकलकर भागने लगी। जैसे ही वो मेन काउंटर पर पहुंची, उसने एंट्रेंस के लिए पूछा और फिर उस तरफ जाने लगी। उसे ऐसे भागते हुए देखकर वहां के स्टाफ ने उसे रोका और उसे ऐसे घबराते हुए देखकर पूछा, मैम आप कहाँ जा रही हैं? पाकी ने रुकते हुए कहा, मुझे मुझे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसे ऐसे लगेज लेकर जाते देख 2 और स्टाफ आए। उन्होंने पाकी को परेशान होते देखा और कहा, सॉरी मैम, बट आप नहीं जा सकती हैं। शिप ऑलरेडी टर्मिनल से आगे निकल चुकी है। नो, प्लीज स्टॉप द शिप, प्लीज स्टॉप। पाकी उन सबके सामने रोने लगी क्योंकि उसे इस शिप पर अकेले नहीं जाना था। वो भी यश की यादों के साथ तो बिल्कुल नहीं। वो वापस जाना चाहती थी। मैम प्लीज हमारी बात